हेलो। देखिए एक बार तो लाइव में हो, आवाज जा रहे हैं ना थोड़ा। हेलो। हेलो। अरे रिजेक्ट कर रहा है। हेलो। 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 हाँ बंद कर दीजिए, आवाज जा रही है। बंद कर। देखिए आपका ये ए कॉम्प्लेक्स या सह अपराधी आपका कल पूरा बताया गया। यानी कि पिछले लेक्चर में आपका सह अपराधी के बारे में जो कोरिलेशन है वह केवल बताया गया और कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आपका हम लास्ट में एक लिस्ट भी बनवा देंगे कि कौन सा अपराधी हैं और कौन नहीं है। अब आइए, ये मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, प्री में भी। आपका अब डिटेल में शुरू किया जाए सह अपराधी के बारे में, यानी कि ए कॉम्प्लेक्स के बारे में। आपका ये पूछ सकता है, क्वेश्चन ये बनता है कि सह अपराधी को परिभाषित करते हुए आपका इसके साक्ष्य का साक्ष्यिक मूल्य बताइए, यानी कि इसके एविडेंस का एविडेंशियल वैल्यू बताइए। तो आप शुरुआत ये करेंगे कि सह अपराधी या ए कॉम्प्लेक्स को एविडेंस में परिभाषित नहीं किया गया है। यानी कि पहला तो यही लिखेंगे कि सह अपराधी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। सह अपराधी वे व्यक्ति माने जाते हैं जो किसी अपराध को करने में भाग लेते हैं। अर्थात इसका मतलब आसान भाषा में हुआ कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अपराध को करने में सहयुक्त रहते हैं, यानी कि भागीदार रहते हैं, आपस में मिले रहते हैं और उनका इरादा भी अपराध करने का रहता है, तो उन दोनों व्यक्तियों को आपस में क्या कहा जाता है? ए कॉम्प्लेक्स या सह अपराधी। ऐसे सह अपराधियों, ऐसे मामलों में साक्ष्य, जिन मामलों में सामान्यतः साक्ष्य कमजोर रहता है, यानी कि साक्ष्य वीक रहता है, ऐसी दशा में इन्हीं सह अपराधियों में से किसी एक को राज्य सरकार द्वारा इस शर्त पर न्यायालय से क्षमादान करवाया जाता है, यानी कि उसकी पूरी सजा क्या करवाई जाती है? माफ। कि वह उसका साक्ष्य अभी प्राप्त किया जा सके। फिर इसको एक बार देखिए। सामान्यतः जब किसी मामले में साक्ष्य आपका कमजोर रहता है, तो ऐसी दशा में राज्य सरकार द्वारा किसी एक या एक से अधिक सह अपराधी को इस शर्त पर क्षमादान न्यायालय से दिलवाया जाता है कि वह उस घटना के से संबंधित तथ्य एवं परिस्थितियों के बारे में, यानी कि उस घटना के बारे में जो भी वह जानता है वह पूर्ण रूप से बताएगा और सत्य बताएगा। आधा नहीं बताएगा। कैसे बताएगा? पूर्ण रूप से। और क्या बता दे? सत्य। भाई आधा अधूरा नहीं। जब उसे क्षमादान दे दिया जाता है तो अब उसे राज साक्षी या सरकारी गवाह या इकबाली साक्षी कहा जाता है, यानी कि सरकारी गवाह भी कहा जाता है, राज साक्षी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इकबाली साक्षी भी कहा जाता है। लेकिन कब? जब उसे क्षमादान क्या कर दिया जाता है? दे दिया जाता है। तो क्षमादान किसको दिया जाता है? सह अपराधी की सह अभियुक्त को। सह अपराध, सह अभियुक्त को नहीं। अंतर हम बताएंगे 10 बाद में। आइए, जहाँ तक सह अपराधी की परिभाषा की बात है, अब दो केस याद रखना है
और पहला केस आपका है डेविस बनाम डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखिए जो पहला केस है आपका, दो केस पहले याद रखना, मैंने 3-4 केस इसमें आपको तैयार रखना है, आपका 4-5 केस। पहला केस हम बता रहे हैं डेविस वर्सेज डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1954 का केस है और इंग्लैंड के न्यायालय का है, हाउस ऑफ लॉर्ड का, HOL लिखते हैं। फिर एक बार देखिए, डेविस वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपका 1954 आपका इंग्लैंड का केस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का निर्णय है। यहाँ भी केस क्वेश्चन पूछता है। इस वाद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सह अपराधी को परिभाषित किया, यानी कि क्वेश्चन ये बनता है कि सह अपराधी की परिभाषा किस केस में दी गई, तो डेविस वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और कौन सा अपराधी होगा इसके लिए 3 बातें बताई गई। ध्यान से देखिए, 3 बातों को अच्छे से याद रखना है, यानी कि कौन एक्म्प्लिक्स होगा इसके लिए कितनी बातें बताई गई, 3 बातें बताई गई। पहली बात देखिए, वे व्यक्ति सह अपराधी माने जाएंगे जो अपराध में सहयोगी रहे हों, अर्थात अपराध कारित करने में साथ दिए हों, चाहे मुख्य रूप से या सहायक रूप से। फिर एक बार देखिए, अर्थात पहला नियम ये मिला कि वे व्यक्ति आपस में एक्म्प्लिक्स माने जाएंगे जो अपराध में सहयोग किए हों, चाहे वह मुख्य अपराध करता हो या सहायक। जैसे कि ए ने बी को उकसाया कि हे बी तुम सी की हत्या कर दो, तो ए आपका खुद नहीं गया अपराध करने, बल्कि अपराध करने के लिए किसको उकसा दिया, बी को, तो ए भी सह अपराधी माना जाएगा। दूसरा आपका योजना बनाया गया और योजना बनाने वाला घटना स्थल पर गया नहीं, तो तब भी उसे सह अपराधी माना जाएगा, क्योंकि वह साथ में क्या बनाया है, मिलकर योजना। यानी कि कुल मिलाकर चाहे किसी ने घटना किया हो या न किया हो, अगर उस अपराध में वह सहभागी था, चाहे मुख्य अपराधकर्ता के रूप में या सहायक, वह सह अपराधी माना जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका इस केस में बताया गया कि जो व्यक्ति चोरों से चुराया हुआ माल प्राप्त करते हैं, खरीदते हैं, वह भी सह अपराधी माने जाएंगे। यानी कि जैसे ए चोरी किया और एक सुनार बी के पास जाकर आपका उस चोरी के माल को बेचा, तो जो बी होगा, सुनार होगा, उसे भी सह अपराधी माना जाएगा। चोर और जो क्या खरीदा है, चोरी का माल खरीदा है। तो आप कहने कि कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि जो अपराध किया है और दूसरा व्यक्ति वह जो चोरी का माल खरीदा है, वह दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, सह अपराधी। और तीसरा आपका पॉइंट अति महत्वपूर्ण है, जो अभिकथित अपराध करने में सहभागी तो नहीं रहे हैं, लेकिन पूर्ववर्ती अपराधों में वह सहभागी रहे हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि यदि मामला एविडेंस की धारा 14 और 15 में आ जाए, यानी कि सिमिलर फैक्ट या समरूप तथ्य बताया गया था भाई। इसका मतलब ये हुआ कि पिछली घटनाओं में वह व्यक्ति शामिल था, भले ही इस घटना में शामिल न हो,
लेकिन उसका शामिल होना आपका एविडेंस की धारा में ऐड होना चाहिए, या तो 14 में या 15 में, यानी कि या तो 14 में या किस में 15 में। तो ये तीनों जो पॉइंट थे ये क्या माने जाएंगे आपस में? सह अपराध। इस परिभाषा को भारत के उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और ये बता दिया कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सह अपराधी की परिभाषा दी है, ये परिभाषा भारत में भी लागू होती है। और वह केस याद रखना है, R.K. डालमिया वर्सेज दिल्ली प्रशासन। फिर एक बार देखिए, R.K. डालमिया वर्सेज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दिल्ली प्रशासन के वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने आपका डेविस के वाद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा दी गई सह अपराधी की परिभाषा को एक्सेप्ट कर लिया और बता दिया कि भारत में भी सह अपराधी वह माना जाएगा जो इस परिभाषा में क्या होता हो, आ जाता हो। तो अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डेविस के केस में क्या परिभाषा दी गई ये आपको क्या की गई है, बता दी गई। अब आइए सह अपराधी के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो प्रावधान है वह आपका 133 में दिया गया है, यानी कि सेक्शन किस में है? 133 में है। और अनुमान या प्रिजम्पशन या उपधारणा के बारे में प्रावधान 114 का दृष्टांत नंबर किस में है? बी में। तो अब आपका यहाँ पहले समझ लीजिए, तब आपका 133 शुरू किया जाए, उन बेयर एक्टों को तोड़ा जाए कैक शब्दों को, फिर 114 आपका देखा जाए, दोनों में विरोधाभास है कि नहीं, और इसकी व्याख्या केस सहित देखना है, और उसके बाद आपका अन्य चीजें देखनी है। देखिए ध्यान से भाई, आपका जो लॉ का रूल है, विधि का नियम है सह अपराधी के बारे में, वह आपका सेक्शन 133 में दिया गया। पूछ सकता है कि सह अपराधी के बारे में आपका विधि का नियम कहाँ है, रूल ऑफ लॉ का नियम कहाँ है? तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 133 में। और प्रज्ञा का नियम, सावधानी का नियम, सतर्कता का नियम पूछ ले कहाँ दिया गया है? तो 114 का दृष्टांत या इलस्ट्रेशन नंबर बी में। तो सबसे पहले जब भी पढ़िए 133 हम पढ़ते हैं और तब आपका 114 का दृष्टांत नंबर बी पढ़ते हैं, और तब दोनों की तुलना की जाएगी और दोनों में क्या समानता है ये देखा जाएगा। एक उदाहरण भी हम बना लें भाई, तब सही रहेगा ताकि बेरेट को तोड़ा जाए। देखिए आपका ए, बी तथा सी, ये तीनों लोग आपस में मिलकर लूट कारित करते हैं, राबरी। तो आप लोग बताइए, जब तीनों अपराध में सहभागी हैं, साझीदार हैं, तो इन तीनों को एक कॉम्प्लेक्स या सह अपराधी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अब दूसरा, अब आपका अब देखिए क्या हुआ, सरकार ने एक सह अपराधी को यानी कि ए को उत्प्रेरणा दिया, वचन दिया या धमकी दिया और कहा कि तुम अपना अपराध स्वीकार करो और अपने साथियों के विरुद्ध भी साक्ष्य देना, और ए सरकार की बात स्वीकार कर लेता है, तो सरकार को सरकार ए को न्यायालय से ए की सजा को पूरी तरह क्या कराती है? माफ। लेकिन इस शर्त पर कराती है कि लूट के बारे में जो भी तुम जानते हो, जिन व्यक्तियों के बारे में जानते हो, पूर्ण रूप से बताना कि अर्ध रूप से, और सत्य बताना कि झूठ सत्य।
इस शर्त पर माफी दी गई है। और बता, आप आगे बढ़िए। 133 अब सही रहेगा। जहाँ तक 133 की बात है, 133 को दो भागों में हम बांट लेंगे। पहला भाग ये कहता है, एक ही 2 लाइन की धारा है। पहला भाग कहता है कि जो सह अपराधी होगा वह कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, सक्षम साक्षी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो ए है वह बी तथा सी के खिलाफ गवाही देने में अक्षम होगा, कानूनन की सक्षम। तो यानी कि पहला आ गया कि सक्षम होगा। दूसरा, इसमें अगर हम बेयर एक्ट का वाक्य तोड़ते हैं तो दूसरे वाक्य में ये बताया गया है कि कोई दोष सिद्धि मात्र इस कारण से अवैध नहीं होगी कि वह सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर दी गई है। यानी कि असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर दी गई है। यानी कि इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि ए अगर साक्ष्य दिया है और केवल ए के बयान पर, ए के कथन पर, ए द्वारा दिए गए साक्ष्य पर अगर बी तथा सी को न्यायालय सजा दे देता है तो ये सजा अवैध होगी कि वैध होगी? वैध होगी। अवैध नहीं होगी का मतलब क्या हुआ? वैध होगी। अब इन दोनों को डिटेल में देखिए। आपका देखिए 133 में 2 पॉइंट हमें मिले। अब पहला सक्षमता देखिए, अर्थात 133 का जो पहला हम टेक्निकल बात बता रहे हैं वह ये है कि जो सह अपराधी होता है वह एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है, सक्षम साक्षी होता है। अर्थात सह अपराधी अपने साथ किए गए या अपने साथियों के विरुद्ध, अपने सहयोगियों के विरुद्ध साक्ष्य दे सकता है, रोक टोक नहीं है। क्योंकि ये अपने साथियों के विरुद्ध कैसा साक्षी माना गया है? सच। दूसरा नियम जो विधि का ये है कि यदि केवल सह अपराधी के परिसाक्ष्य के आधार पर अन्य सह अपराधियों को सजा दे दी जाती है तो वह सजा अवैध नहीं होगी, अर्थात वैध होगी। इसका मतलब ये हुआ कि केवल ए के बयान पर किसको सजा दे दी गई? बी या सी या दोनों को। तो ये सजाएं क्या होंगी? सही मानी जाएंगी। ये किसका नियम हमने बताया? विधि का। किसका नियम है? लेकिन सह अपराधी चूंकि अपराध में भागीदार होता है, अतः उस पर संदेह करने का कारण भी है, क्योंकि ए स्वयं अपने साथियों के साथ गद्दारी कर रहा है। अतः एक जो नियम बनाया गया सतर्कता का, प्रज्ञा का या सावधानी का, और वह नियम समाहित हैं एविडेंस के सेक्शन 114 के 114 के एलेस्टेशन नंबर बी में। अब इसी के साथ 114 का दृष्टांत नंबर कौन पढ़ना है? बी। अब देखिए, न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा। अब पहला शब्द यहीं देखिए, यानी कि न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा, यानी कि में प्रिज्यूम लिखा है, अर्थात न्यायालय यह अनुमान लगा सकेगा, यह कल्पना कर सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय कल्पना करने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे तो अनुमान लगाए और चाहे तो अनुमान लगाने से इनकार कर दे। तो न्यायालय यह अनुमान लगा सकेगा कि जो सह अपराधी हैं, यानी कि इस उदाहरण में कौन है? ए। जो सह अपराधी हैं वह विश्वास के योग्य नहीं है, बिलीव के योग्य नहीं है, जब तक कि इसकी बातों की संपुष्टि
अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों द्वारा न हो जाए। फिर एक बार इसको देखिए दोबारा। न्यायालय यह अनुमान लगा सकेगा कि सह अपराधी विश्वास के योग्य नहीं है जब तक कि सह अपराधी की बातों का सपोर्ट या समर्थन या पुष्टि या ओके कहिए किसी अन्य स्वतंत्र साक्ष्य के द्वारा न हो जाए। ये सतर्कता का नियम है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय यदि चाहें तो एक यह मान कर चल सकेगा कि इस उदाहरण में ए बिलीव के योग्य नहीं है जब तक कि ए ने जो साक्ष्य दिया है उसका समर्थन करने के लिए अन्य दूसरे साक्ष्य मौजूद न हो। अब क्यों ये प्रज्ञा का नियम या सावधानी का नियम बनाया गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और वह कारण मेंस में लिखना ही पड़ेगा। आपका देखिए क्यों ऐसा बनाया गया नियम, तो 3-4 अच्छे कारणों को आप डील करेंगे कि ये नियम आपका क्यों बनाया गया। तो पहला इसलिए बनाया गया कि जो व्यक्ति साक्ष्य दे रहा है वह पहले स्वयं एक अपराधी है और अपराधी की बातों पर क्या विश्वास किया जाए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो सह अपराधी होता है जिसे कि क्षमादान दे दिया गया है और वह अब अपने साथियों के खिलाफ आपका आग उगल रहा है। आग उगल रहा है मतलब कि बयान दे रहा है कि हमारे साथी दंड पालें, तो इसकी बातों पर क्यों विश्वास न किया जाए ज़्यादा, क्योंकि जो व्यक्ति साक्ष्य दे रहा है वह उस अपराध में जुड़ा हुआ था और वह स्वयं उस अपराध में क्या था, एक अपराधी। ये भी तो अपराध किया था। दूसरा ये है कि ए फाल्स एविडेंस दे सकता है। क्यों दे सकता है, देखिए चूंकि ए की सजा पहले ही पूरी तरह माफ हो चुकी है, अतः इस बात की पूरी संभावना है कि ए फाल्स एविडेंस दे दे, मिथ्या साक्ष्य दे दे और अपना दोष अपने को बचाने के लिए, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह झूठा बयान देकर और किसको फंसा दे, अपने साथियों को। यानी कि हम तो नहीं डूबेंगे लेकिन तुम्हें क्या करेंगे, हाँ याद रखिए, इसका मतलब हम तो नहीं डूबेंगे लेकिन तुम्हें पूरी तरह क्या करेंगे, डुबा देंगे और हम भी डूबेंगे तुम भी डूबोगे। तो ये तो आपका धारा 30 बताया गया, लेकिन आपका 133 में सह अपराधी जिसे क्षमादान मिला है वह नहीं डूबेगा और किसको डुबा देगा इस उदाहरण में, बी तथा सी। यानी कि एक उदाहरण देख लिया जब भाई, जैसे मान लीजिए कोई परीक्षा देने गया, हुआ कि भाई हम जानकार हैं, लगे दो लोग आपस में बताने, तो एक आदमी ने क्या किया कि जो अपना बताया वो सब गलत बताया, लेकिन जब वो बताया तो उस पर विश्वास नहीं किया और उसकी बातों पर विश्वास न करते हुए अपना सही कर लिया और उनको क्या बता दिया, सब गलत। यानी कि हम तो नहीं डूबेंगे क्योंकि तुम्हारे कथन, तुम्हारे कारण हम अपना क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन क्या करवा देंगे, गलत। तो आपका यानी कि मिथ्या साक्ष्य देने की संभावना है क्योंकि इसका चमड़ी तो क्या हुआ है, बच गया। एक और कहावत, अब एक वहीं तर्क देने हैं, तर्क ही देना है। अगला तर्क ये आया कि जो अपने साथियों का नहीं हुआ वह सरकार का क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ आपका कि ए जब अपने साथियों बी तथा सी के साथ गद्दारी कर सकता है तो ये पूरी संभावना है कि न्यायालय में वह अपने को बचाने के लिए झूठ भी बोल सकता है। तीसरा आइए आपका देखा जाए, कह सकते हैं कि अगर सरकार ने
ऐसे सह अपराधी को क्षमादान दे दिया है तो ये आपका पूरा चांस है, पूरी संभावना है कि वह सरकार के पक्ष में ही बोलेगा और हो सकता है कि घटना को कोई और मोड़ दे दे ताकि सरकार का पक्ष मजबूत हो जाए और उसके साथियों को क्या मिल जाए, सजा। ये संभावना है क्या कि सरकार ने उसे माफ करवा दिया है तो किसके फेवर में बोल सकता है, सरकार के। इसीलिए ध्यान में रखिए, इसलिए ये जो सावधानी, सतर्कता या प्रज्ञा का नियम 114 के दृष्टांत बी में बनाया गया और ये कह दिया गया कि न्यायालय चाहे तो ये विश्वास कर सकता है कि इस उदाहरण में ए विश्वास के योग्य नहीं है जब तक कि ए की बातों का समर्थन के लिए कोई अन्य साक्ष्य अभिलेख पर मौजूद न हो। अगर हम दोनों को देखें तो आपका थोड़ा बहुत आपके मन में संदेह आया होगा और वह ये आया होगा कि दोनों में तो विपरीत बात कही जा रही है। 133 कहता है कि सक्षम साक्षी होगा सह अपराधी और बिना अगर केवल सह अपराधी के परिसाक्ष्य पर दे दिया जाए सजा किसी दूसरे को तो वह सजा वैध होगी। और 114 का दृष्टांत बी कहता है कि न्यायालय यह विश्वास कर सकता है कि सह अपराधी विश्वास के योग्य नहीं, यानी अनुमान लगा सकता है। अब दोनों में विरोधाभास हल्का फुल्का दिखाई देता है, एक कुछ और दूसरा और बताता है। अतः इस विरोधाभास को दूर किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा और तीसरा केस देखना है। अब चौथा केस दो बताया गया, अब चौथा केस हम बता रहे हैं तीसरा जो केस है वह है डगडू वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ड आधा ग डू नोट में है भी। डगडू वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। आपका बेयर एक्ट में भी दिया है, नोट्स में भी है, फिर मैं बता रहा हूँ। ये जो केस है 1977 का केस है, 1977 उच्चतम न्यायालय का निर्णय है और थोड़ा समझने का प्रयास करिए। देखिए वहीं टोना टोटका ताबीज ये पहन लीजिए, वो कर लीजिए, वो कर लीजिए, जो आपका दरवेश, आपका इत्यादि पंडित जी इत्यादि लोग करते हैं, तो वहीं इसमें भी आया। देखिए आपका मैंने कुछ लोग थे उनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, तो एक जो आपका नीम हकीम था, यानी कि नीम हकीम मतलब कि बहुत पहुँचे हुए फकीर कहिए या जो भी कहिए, उनके पास लोग गए। अब बहुत शोषण होता है भाई महिलाओं का इस मामले में, मैंने महिलाओं का ये लोग बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं शारीरिक, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसी दशा में नीम हकीम जो था, यानी कि जो बाबा थे, उन्होंने कहा कि अगर तुम कुंवारी कन्याओं को बलि दोगी तो तुम्हें बच्चा पैदा होगा। और इस नीम हकीम के चक्कर में उस एरिया में 6 कुंवारी कन्याएं यानी कि लड़कियों को जान से मार दिया गया। तत्पश्चात आपका अभियुक्त पकड़े गए और उसमें जो आपका जिनको जिनको माने जिन्होंने मारा, जिन्होंने सलाह दिया, सहायता दिया, ये सब अपराधी माने जाएंगे। उसमें से आपका एक को क्षमादान दिया गया ताकि अन्यों के खिलाफ आग उगले, यानी कि बयान दे। और आपका इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आपका 133 और 114 के दृष्टांत में जो विरोधाभास दिखाई देता था वह आपका दूर किया और व्याख्या की। देखिए क्या व्याख्या की, वही व्याख्या आपको लगातार मैं बता रहा हूँ। जस्टिस चंद्रचूड़ थे इस केस में, जस्टिस चंद्रचूड़। देखिए क्या कहा गया,
उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि सेक्शन 133 और 114 के दृष्टांत बी में कोई विपरीतता नहीं है, क्योंकि आपका दोनों को एक साथ लेने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि एक सह अपराधी सक्षम साक्षी होगा, और यदि केवल सह अपराधी के साक्ष्य के आधार पर अन्य सह अपराधियों को सजा दी जाती है तो ये सजा अवैध न होकर वैध होगी। लेकिन आपका एक सतर्कता का नियम दिया गया है, वह 114 के दृष्टांत बी में दिया गया है कि न्यायालय चाहे तो ये अनुमान लगा सकता है कि सह अपराधी विश्वास के योग्य नहीं है। न्यायालय चाहे तो अनुमान लगाए और चाहे तो न लगाए, उसके किस पर निर्भर करता है? विवेक पर। भाई चाहे लगाए चाहे न लगाए, दोनों में कोई विपरीतता नहीं है। एक विधि का नियम है 133 और सावधानी का नियम कौन है? 114 का दृष्टांत भी। अब आइए इस प्रकार आपका 2-3 धाराएं और कोरिलेट करना है, तब कुछ प्री का क्वेश्चन भाग। एक और केस है आपका, वह जो केस पढ़ा जाता है भुवनी साहू वर्सेज किंग, इस पर भी आता है भाई। भुवनी साहू चौथा केस बताया जा रहा है। भुवनी साहू वर्सेज किंग का वाद भी आपका कह सकते हैं कि सह अपराधी पर ही आधारित है। देखिए इसमें आपका ये 1949 का केस है, 1949 का प्रीवी काउंसिल का केस है, भारत का नहीं है। कहाँ का है? हाँ, ये भी कई बार पूछा गया है। देखिए आपका प्रीवी काउंसिल ने क्या कहा, ध्यान समझिए। प्रीवी काउंसिल ने ये कहा कि यह सही बात है कि एक सह अपराधी के साक्ष्य के आधार पर दूसरे सह अपराधी को सजा देना सही माना जाए, लेकिन सावधानी या सतर्कता का नियम यह कहता है कि सजा तभी दी जाए जबकि सह अपराधी की बातों का समर्थन अन्य साक्ष्यों द्वारा हो। और आपका भुवनी साहू के वाद में अन्य कोई साक्ष्य नहीं था पर्याप्त, केवल सह अपराधी का बयान था, तो आपका प्रीवी काउंसिल ने अभियुक्त को बरी कर दिया और कहा कि केवल सह अपराधी के साक्ष्य के आधार पर सजा देना उचित नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हम 114 के दृष्टांत बी में सावधानी, सतर्कता या प्रज्ञा का नियम बता रहे हैं, अब वह नियम इतना मजबूत हो गया है कि वह विधि का नियम बन गया है। और हमेशा न्यायालय ये मांग करते हैं कि केवल सह अपराधी के बयान पर नहीं हम सजा देंगे, अन्य कोई क्या लाइए, एविडेंस लाइए जो सह अपराधी के बयान को क्या करे, सपोर्ट करे। क्या करे? समर्थन या सपोर्ट। अगर सपोर्ट नहीं करता तो हम सजा देने से क्या कर देंगे, इनकार। ये आपका माने डगडू के केस में बताया गया, नहीं ये आपका भुवनी साहू में बताया गया। इसके बाद आपका कुछ चीजें पूछी जाती हैं छोटी छोटी आपका, कि जो सह अपराधी का है साक्ष्य, वह आधार उसका क्या है। आधार पूछे तो निषेष्टि मार कर आइएगा, यानी कि क्यों ऐसा नियम बनाया गया, तो किस आधार पर बनाया गया, आवश्यकता के आधार पर। एक क्वेश्चन पिछली बार उत्तराखंड जे में भी ऐसा पूछा गया था कि मृत्युकालिक कथन किस आधार पर साक्ष्य में स्वीकार किया गया है। 4 आधार दिया था, तो मृत्युकालिक कथन भी किस आधार पर स्वीकार किया गया है, निषेष्टि या आवश्यकता। यानी कि आवश्यकता ऐसी आन पड़ी है
कि ऐसा नियम अपनाया जाए। अब देखिए क्या इसमें आवश्यकता है भाई, इस पर भी ए, बी तथा सी तीनों आपस में मिलकर अपराध किए और साक्ष्य थोड़ा क्या था, कमजोर, तो आवश्यकता ऐसी आन पड़ी है कि एक को मुक्त कर दिया जाए और अन्यों को क्या करा दिया जाए, एक के बयान पर सजा दिलवा दिया जाए। तो किस पर आधारित है, निषेष्टि। अगला देखिए नियम। अगला नियम आपको ये देखना है अच्छे से कि ये जो एविडेंस एक्ट बनाया गया, ये इंग्लैंड के आपका जेम्स फिटजेम्स स्टीफेन ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया। तो इंग्लैंड के नियमों को स्वीकार कुछ किया गया, लेकिन पूरे नियम इंग्लैंड के स्वीकार नहीं किए गए। अब यहाँ से आपका नया क्वेश्चन बन सकता है, इंग्लैंड में सह अपराधी का जो साक्ष्य है उसका कोई महत्व नहीं है, साक्ष्य में विसंगत है, लेकिन भारत में विसंगत नहीं है, भारत में क्या है, सुसंगत। इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड में एक के बयान का कोई मतलब ही नहीं है कानून में, लेकिन भारत में हमने बताया है। तो आपका कहाँ सह अपराधी का साक्ष्य विसंगत और कहाँ सुसंगत, तो जरूर याद रखिएगा, आपका इंग्लैंड में विसंगत और भारत में सुसंगत। अब एक लिस्ट पूछी जाती है आपका लास्ट में प्री के लिए, कौन सह अपराधी हैं और कौन नहीं है, वही लिस्ट याद करना है अच्छे से। और कौन सह अपराधी हैं और कौन नहीं है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ क्या करके, पहले हैं पर आया जाए। आपका पहला क्वेश्चन बनता है वेश्या, उसके ग्राहक और उसके दलाल, ये तीनों आपका सह अपराधी हैं। याद रखिए, वेश्या, उसके ग्राहक और उसके दलाल, ये तीनों सह अपराधी माने जाते हैं, क्योंकि ये तीनों अपराध में शामिल रहते हैं अपराध करने के इरादे से। पहला ये बन चुका है भाई। दूसरा देखिए, स्वेच्छा से रिश्वत देने वाला व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा से रिश्वत देता है वह व्यक्ति भी सह अपराधी माना जाए। अब याद रखें, स्वेच्छा से रिश्वत देने वाला व्यक्ति, ये दो हो गया। अब कौन सह अपराधी नहीं है वह लिस्ट भी याद रखना है। तो आइए, दबाववश या उत्पीड़नवश रिश्वत देने वाला व्यक्ति क्या सह अपराधी माना जाएगा कि नहीं। तो जो व्यक्ति उत्पीड़नवश, प्रेशर में, दबाव में, धमकीवश रिश्वत देता है तो वह सह अपराधी है कि नहीं। तो आपका क्या जवाब रहेगा, नहीं। अब बताइए, जो मुखबिर होते हैं क्या वो सह अपराधी माने जाएंगे, नहीं। और जो सबसे अच्छा पूछा जाता है, यंत्र साक्षी, यंत्र साक्षी माने फंसाने वाले साक्षी, फंसाने वाले मतलब ट्रैप विटनेस, ट्रैप विटनेस माने पास साक्षी, पास साक्षी का मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो अपराध तो करता है लेकिन अपराध करने का इरादा नहीं रहता, उसका इरादा ये रहता है कि अपराधियों को क्या किया जाए, पकड़वा दिया जाए। तो क्या वह एक कॉम्प्लेक्स या सह अपराधी माना जाएगा कि नहीं। तो क्या मारेंगे आप, नहीं माना जाएगा। दुराचार की शिकार महिला क्या सह अपराधी मानी जाएगी कि नहीं, नहीं मानी जाएगी। आपका ट्रैप विटनेस देखिए, बहुत इस समय खतरा है भाई सोशल मीडिया पर, देखिए आपका क्या खतरा है। कोचिंग के भी एक दो लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। आपका वर्तमान समय में खतरा बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया से, और बार बार आ रहा है कि किसी लिंक को क्लिक करने के पहले एक बार उसकी क्या करिए, जांच पड़ताल करिए। खतरा देखिए कैसे है। व्हाट्सएप कॉल आता है,
आपका और व्हाट्सएप कॉल एक लड़की करती है, आप उससे बात करते हैं, तत्पश्चात वीडियो एडिट करके और अश्लील वीडियो आपके व्हाट्सएप पर तुरंत आ जाता है और फिर पैसे की मांग कि दो नहीं तो हम क्या कर देंगे, वायरल। तो जो डरपोक होते हैं वह 2-4 हज़ार भेज ही देते हैं, और जो आपका रहते हैं तो ये कहते हैं कि रुको हम भी तुम्हारा एक वायरल कर दे रहे हैं बनाकर, करो हमारा वायरल तो हम भी क्या करेंगे तुम्हारा वायरल। हम तो एक वीडियो बनाकर इधर से भेज दिए। भाई आपका भाई जब भी व्हाट्सएप से अननोन कॉल आए तो आप लोगों को भी सतर्क किया जाता है कि आप उसको न उठाइए, तभी सही रहेगा। अगर उठाते हैं तो ऐसी घटना हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप कहिए कि वायरल करो, उसके बाद साइबर क्राइम में आपका जाएगा और आईटी एक्ट के तहत वो सब क्या होंगे, दंडित। लेकिन वही है कि पकड़ना मुश्किल रहता है, क्योंकि कहाँ से अपराध किया, फर्जी सिम लिए रहते हैं, फर्जी नाम पता। दूसरा जो आपका, एक तो लिंक वाला क्लिक न करिए। तीसरा आपका जो ट्रैप विटनेस होते हैं, या आजकल आपका हनी ट्रैप चल रहा है, सुने हैं ना, कि लड़कियां जाल में फंसाकर कुछ लड़कियां और पुरुषों को ब्लैकमेल कर रही हैं, और हमारे सांसद वरुण गांधी जी भी फंसे थे इसी में, और इसीलिए सरकार में इस बार कोई मंत्री पद नहीं मिला। न मेनका गांधी जी, मैंने इनको मंत्री पद नहीं दिया गया, नहीं तो इनका चांस था कि मंत्री मिल जाता पद, लेकिन काफ़ी हल्ला हुआ। तो आपका ट्रैप जो विटनेस होते हैं, जैसे कि दरोगा जी घूस मांगे, एक आदमी विजिलेंस के यहाँ गया, कहा कि दरोगा जी घूस मांग रहे हैं, तो 10,000 लिया, विजिलेंस वालों ने दिया, पाउडर लगाकर 10,000 घूस दिया वो व्यक्ति, लेकिन इरादा अपराध करने का नहीं था, बल्कि क्या करने का था, उजागर। तो ऐसी दशा में जो घूस दिया है वह सह अपराधी नहीं माना जाए। तो ये भी सतर्क रहना भाई आपका। अगला देखिए नियम, अभी 1-2 पॉइंट और आपका छूटा है, वो बता दिया जाए। वह ये आपका छूटा है, किसी के साथ आपका जो सेक्शन कोरिलेट करके पढ़ा जाता है, 2 सेक्शन और मेंस में आप कोरिलेट करेंगे। एक सेक्शन आपका 156 एविडेंस का 156 और दूसरा 134, कल बता भी गया था। आपका 156 बताता है कि जब कोई सह अपराधी बयान दे रहा है न्यायालय में, तो वह घटना के बारे में कहानी कह सकता है, पूरी बात बता सकता है, ताकि और घटना के बारे में पिक्चर क्या हो जाए, क्लियर। जैसे कि कहाँ हम लोग योजना बनाए, किस रास्ते से चले, किस साधन से चले, किस होटल में रुके, कहाँ पैसा बंटवारा किया गया, कहाँ अपराध किया गया, और अपराध करने के बाद लूट का माल हम लोग ने कहाँ छुपाया, ये क्या सारा कहानी यानी कि किस्सा, यानी कि एक चौराहे का ये कई आदमी बता रहा है तो क्या करेगा, तो बता सकता है कि नहीं, बता सकता है। कौन सा धारा बता रहे हैं एविडेंस की, 156। और आप कहेंगे कि भाई एक ही तो आपका 3 में उदाहरण बताया था ABC, तो आप कहेंगे कि ए तो अकेले हैं और किन पर भारी पड़ गया, B और C पर। तो किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कितनी संख्या होनी चाहिए, तो कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं, यानी कि नहीं कि 1 2 3 4, कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ही साक्षी किसी मामले में है वह भी पर्याप्त माना जाएगा, और यहाँ कितने साक्षी उदाहरण में हैं, केवल एक, और किस पर भारी पड़ गया है, B तथा C पर, यानी कि कल भी बताया गया एक बिहारी सब पे भारी। तो आपका अब जो हमें देखना है, सह अभियुक्त और सह अपराधी में अंतर। अब दोनों आप लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि लास्ट में आपका, क्योंकि आपका दोनों व्यू बता दिया गया है
तो अब तो आपके दिमाग में सब भाई 3 दिन से यही बताया जा रहा है, आपके दिमाग में अब तो कुछ बातें आनी चाहिए। एक तो हम इधर लिख रहे हैं सह अभियुक्त और इधर हम लिख रहे हैं सह अपराधी। अब चलिए आप लोगों का एक एक करके पॉइंट हम शुरू करते हैं और कम से कम 10 अंतर 8 अंतर दोनों में जरूर तैयार रखिएगा। देखिए आपका सह अभियुक्त ये इंटरव्यू में भी बिहार में पूछा गया था भाई, फिर बता दिया जाए। और मेंस का भी अच्छा क्वेश्चन बनता है और आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनता है। तो जो मुख्य मुख्य अंतर हैं, प्रयास ये करना है कि उन अंतरों को तो पहले लिख लेना है। तो सबसे पहले आप बताइए कि को एक्यूज या सह अभियुक्त के बारे में आपका सेक्शन पहले अंतर कर लीजिएगा। सह अभियुक्त के बारे में किस धारा प्रावधान किया गया है 30 में और सह अपराधी के बारे में 160। ये तो कम से कम याद रहे। दूसरा, इनकी परिभाषा पर गौर करना है। दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में सह अभियुक्त तब कहे जाएंगे जब उनका एक ही अपराध के लिए संयुक्त विचारण चल रहा हो। फिर एक बार याद रखिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति सह अभियुक्त तब कहे जाएंगे, को एक्यूज तब कहे जाएंगे जब मैं बताया था कि एक ही अपराध के लिए अलग ट्रायल की एक साथ मैंने ज्वाइंट ट्रायल यानी कि संयुक्त। अब सह अपराधी बताइए, अभी बताया गया सह अपराधी किसे कहा जाएगा, तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपराध करने के आशय के साथ अपराध में क्या रहते हैं, भागीदार साझीदार। भाई एक ही लाइन तो हमने बताया कि सह अपराधी किसे कहा जाएगा, तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अपराध में सहयोगी हो, भागीदार हो, लेकिन उनका इरादा हो कि नहीं अपराध करने का, मुख्य पहलू यही इरादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तीसरा अंतर आइए, आपका सह अभियुक्त के लिए यह आवश्यक है कि एक ही अपराध के लिए संयुक्त विचारण चल रहा हो, सह अभियुक्त के लिए। लेकिन सह अपराधी में ऐसा नहीं है। सह अपराधी में ये हो सकता है कि विचारण अलग अलग हो, संयुक्त न हो। यानी कि सह अपराधियों का एक साथ ट्रायल चलाना आपका कह सकते हैं कि आवश्यक नहीं है। उनका विचारण क्या चल सकता है अलग अलग, लेकिन सह अभियुक्त का विचारण कैसे चलेगा, संयुक्त। अब आइए शपथ दिलवा दीजिए। अब आप लोग बताइए किसको शपथ नहीं दिलवाई जाती और किसको दिलवाई जाती है। तो फिर याद रखिए, सह अभियुक्त को शपथ नहीं दिलवाई जाती, लेकिन सह अपराधी को शपथ दिलवाई जाती है। फिर एक बार याद रखिए, जो धारा 30 में को एक्यूज्ड है, सह अभियुक्त है, उसे शपथ नहीं दिलवाई जाती, जबकि धारा 133 में जो सह अपराधी हैं उसे क्या दिलवाई जाती है, शपथ। ये भी याद रखें किसको। अब आइए, किस अपराधी को झूठ बोलने के लिए सजा दी जा सकती है और किसको नहीं दी जा सकती। तो शपथ नहीं तो सजा क्या, तो बताइए किसको नहीं दी जा सकती। हाँ, सह अभियुक्त को
मिथ्या साक्ष्य के लिए अभियोजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे शपथ दिलवाई ही नहीं गई है। फिर एक बार देखिए, धारा 30 में जो सह अभियुक्त है, अगर वह मिथ्या साक्ष्य देता है तो उसके लिए उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि वो शपथ पर बयान नहीं दिया। अब आ जाइए सह अपराधी। अगर सह अपराधी मिथ्या साक्ष्य देता है तो शपथ लिया है कि हम क्या करेंगे, सत्य बोलेंगे, और फिर झूठ बोल दिया तो झूठ बोले कौआ काटे। भाई देखिए, देख रहा हूँ आपका सीरियस हो गए हैं लोग। भाई सीरियस न होइए, बीच बीच में माहौल क्या रहे, बना रहे पढ़ाई का, क्योंकि एकदम आपका सीरियस हो जाते हैं। शाम को तो एक लोग एकदम आँख ऐसे तरेर कर मैंने एकदम सीरियस हो गए थे पुलिस एक्ट में, फिर बीच में रोकना पड़ा क्लास। हम कहे भाई इतना सीरियस भी ना हो जाइए, तो बाद में बता रहे हैं कि क्या करें, इतना कंपटीशन है सर, आपकी एक एक बात, एक एक क्वेश्चन रहती हैं, अगर एक बात भी दिमाग से निकल गई तो हमारा नहीं हो पा रहा है 1-2 नंबर से। खुद बताए, यहाँ मैं सीरियस था और इसलिए था कि बिहार में 2 नंबर से क्या हुआ, एपीओ रुक गया। तो भाई सीरियस रहेंगे तभी तो 1-2 नंबर आगे बढ़ेगा। तो फिर एक बार देखिए, आपका झूठ बोलने के लिए सह अभियुक्त को कोई सजा नहीं, और आपका झूठ बोलने के लिए किसको सजा मिलेगी? सह अपराधी, क्योंकि वो शपथ लिया है, ओथ लिया है, क्या बोलने की? सत्य। अगला देखिए भाई आपका, अब अगला देखा जाए आपका कि क्षमादान किसको दिया जाता है। सह अभियुक्त को क्षमादान नहीं दिया जाता, लेकिन सह अपराधी को क्या दिया जाता है? क्षमादान। फिर एक बार देखिए, क्षमादान किसको दिया गया है? तो सह अभियुक्त को, यानी कि धारा 30 वाले को क्षमादान नहीं दिया जाता, तो क्षमादान किसको दिया जाता है? 133 वाले को, यानी कि किसको? सह अपराधी एकम्प्लिक्स। अब आगे आइए, सह अभियुक्त क्या सक्षम साक्षी है कि नहीं है? भाई क्या धारा 30 में तो सह अभियुक्त को कहीं भी सक्षम साक्षी घोषित नहीं किया गया है, यानी कि सह अभियुक्त सक्षम साक्षी नहीं होता, लेकिन सह अपराधी को 133 के तहत स्पष्ट रूप से सक्षम साक्षी घोषित किया गया है। गैर कभी बताया गया 133 में। अगला एविडेंशियल वैल्यू जरूर देखिएगा, धारा 30 का लास्ट पॉइंट पकड़िए कि एक सह अभियुक्त के साक्ष्य का साक्षिक मूल्य क्या होगा। और मैं बार बार लास्ट शब्द बता रहा था कि न्यायालय विचार में ले सकेगा, यानी कि क्या कर सकेगा? न्यायालय केवल विचार में ले सकेगा, यानी कि सह अभियुक्त के साक्ष्य का साक्षिक मूल्य क्या होता है? तो न्यायालय अन्य सह अभियुक्तों के विरुद्ध उसे विचार में ले सकेगा। लेकिन सह अपराधी का साक्षिक मूल्य क्या होता है? 133 में अभी बताया गया कि सह अपराधी का जो साक्ष्य होता है वह एक सारवान साक्ष्य है, सब्सटेंसिव एविडेंस है, और केवल सह अपराधी के साक्ष्य के आधार पर यदि दूसरे सह अपराधियों को सजा दे दी गई तो आज ही बताया गया वह सजा वैध होगी कि अवैध? हाँ, वैध होगी। कौन सी धारा? 133। सह अभियुक्त के बारे में अनुमान लगाने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है, उपधारणा का प्रावधान नहीं है, और जबकि सह अपराधी के बारे में 114 के दृष्टांत नंबर किस में? बी में एक अनुमान भी लगाया जा सकता है।
अब माफी करवाइए। किसको माफ किया जाता है? सह अभियुक्त को कि सह अपराधी? हाँ, सह अपराधी और सह अभियुक्त को माफ। अब देखिए आप लोग खुद बताने लगे कुछ न कुछ भाई। ठीक है, 10 में से 5-6 भी आप बता दिए, बहुत है। आपका 10-12 अंतर तो मैं बता ही देता हूँ। अब आइए, किसके साक्ष्य की संपुष्टि होनी आवश्यक है और किसके साक्ष्य की संपुष्टि होनी आवश्यक नहीं है, बताइए। सह अभियुक्त के साक्ष्य की संपुष्टि अनिवार्य है कि नहीं है, और सह अपराधी के साक्ष्य की संपुष्टि अनिवार्य नहीं है, क्योंकि 133 यही तो बताता है कि बिना किसी समर्थन के अगर केवल सह अपराधी के साक्ष्य पर भरोसा करके सजा दे दी जाती है तो वह सजा वैध मानी जाए। तो किसकी संपुष्टि आवश्यक हो गई? सह अभियुक्त। और किसकी आवश्यक नहीं है? तो सह अपराधी। अब आइए आपका प्रति परीक्षा या आपका क्रॉस एग्जामिनेशन देख। आपका भैया देखिए कौन बताया जा रहा था, दिमाग से निकल गया। कौन बताया जा रहा था पॉइंट? नहीं, पुष्टि तो हो गया था। कौन? हाँ, प्रति परीक्षा बताया जाए, पुष्टि वाला तो हो गया था। किसकी पुष्टि आवश्यक है? तो सह अभियुक्त। किसकी आवश्यक नहीं है? सब। देखिए, जो सह अभियुक्त होता है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन या प्रति परीक्षा नहीं होती, लेकिन सह अपराधी की प्रति परीक्षा होगी, इसमें कोई शक नहीं, भाग नहीं जाएगा। यानी कि 133 वाले को क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और 30 वाले का नहीं होगा। तो कम से कम हमें लगता है कि 10 अंतर हो गया होगा इतना भाई, बताते बताते, क्योंकि आपका किताब में मिलता नहीं है आपका, और कम से कम 10 अंतर बताया गया, और ये 10 अंतर इंटरव्यू के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। तो इस प्रकार आपका सह अभियुक्त और सह अपराधी में अंतर भी बता दिया गया। अब जो कल भाई अगला क्लास आज नहीं चलेगा, बताया जाए आपका, और कल जो आपका क्लास चलेगा वह थोड़ा बहुत एविडेंस में बचा है, पढ़ कर आइएगा। आपका 2 पॉइंट और बचा है, 3 पॉइंट, देखिए क्या क्या बचा है, कल बताया जाएगा। तब उसके बाद स्पीड बढ़ जाएगी। देखिए भाई, फिर मैं बता दूं, एक तो स्वीकृति और संस्वीकृति में अंतर बचा है, ये कम से कम 10 अंतर आपको पढ़ना है। एडमिशन और किस में? कन्फेशन। फिर कन्फेशन का एविडेंशियल वैल्यू क्या होगा? संस्वीकृति का साक्षिक मूल्य। और इसके बाद प्रत्याहारी संस्कृति, मुकरी हुई संस्कृति, यानी कि एक बार अपराध स्वीकार किया अपना और उस अपराध को क्या कर लिया? वापस ले लिया संस्कृति। यह भी बिहार में पूछी गई है, यूपी एपीओ मेंस में भी आ चुका है। 3 पॉइंट कल बताए जाएंगे। इसके बाद अगर एविडेंस में कल जो बताया जाएगा, इसके बाद अगर समय बचेगा तो आपका 31 बता ही दी गई है। स्टापेल माने स्वीकृति का प्रभाव 32 से शुरू कर दिया जाएगा, और जैसे ही 32 हुआ, इसका मतलब कि आप आधा एविडेंस आपका क्या हुआ? समाप्त। तो समय लगता है पढ़ाने में, उसके बाद स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन अभी आपका मान के चलिए 2 दिन तो कम से कम आपका 32 ले लेगा, 2 लेक्चर कम से कम, 3 भी ले सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आना निश्चित है। बिहार में भी आया था इस बार,
तो आपका कल क्लास चलेगा भाई, अगला शाम में चलेगा।